पता नहीं कर पाते कौन सा नंबर प्राइम है कौन सा कंपोजिट है, तो वो चार्ट के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जो भी इसमें नंबर दिखाए जा रहे हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। इसमें एक कॉलम में कौन प्राइम नंबर आएंगे जो कि आपके टू से पूरे डिविजिबल नहीं है, जिनके फैक्टर ओनली 2 ही होते हैं, 1 एक वो खुद वो संख्या है। और इसके अलावा अदर कोई भी नंबर जो आएगा वो सारे के सारे कंपोजिट होंगे। ये हम पढ़ा भी सकते हैं और हम टेस्ट भी ले सकते हैं ताकि आप बताओ कि एक रो में कम से कम कितने प्राइम नंबर होते हैं और कौन कौन से होते हैं, पहले पूछ सकते हैं, फिर पूछने के बाद उनको चार्ट के थ्रू बता भी सकते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। दूसरा आता है इसमें भी चार्ट के थ्रू ही है इवन और नंबर बताना। अगर ऊपर स्लाइड करेंगे तो मेरा इवन नंबर बताएगा और नीचे स्लाइड करेंगे तो और नंबर बताएगा। और दूसरा है इसमें पढ़ाने के थ्रू क्लास में हम टेस्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि किसी भी दो स्टूडेंट को बुला दिए और बताना है कि जो उसके कॉर्नर वाले नंबर है उनको ऐड करो, फिर दूसरे स्टूडेंट को बुलाएंगे और कहेंगे उसके दूसरे कॉर्नर वाले नंबर को ऐड करो, उन दोनों का नंबर का ऐड सेम आएगा। ये भी चेक करने के लिए हम कैसे चेक करेंगे, तो जो सेंटर का नंबर है तो सेंटर का नंबर दोनों ऐड, जो दोनों में से कोई एक ऐड नंबर है उसका ठीक उसका आधा होता है, हम चेक भी कर लेते हैं और इसके ऊपर हम दो स्टूडेंट को का टेस्ट भी ले सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। फिर दूसरा आता है इसमें हम बता सकते हैं प्रीडिसेसर और सक्सेसर। इसमें क्लास में तो नॉर्मली ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि प्रीडिसेसर सक्सेसर में +1 -1 कर दो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम पूछते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि प्रीडिसेसर सक्सेसर में ऐड करने में तो माइनस करने में वो मिस्टेक करता है। तो अगर हम टेस्ट के थ्रू इनको बताएं कि प्रीडिसेसर जैसे 72 का 72 का मुझे प्रीडिसेसर कितना हुआ, तो वो कंफ्यूज दो स्टूडेंट को बुलाएं, तो अगर एक को बोले प्रीडिसेसर कितना हुआ वो जितना भी बोले हम ऊपर उसकी जो कट फीचर उसे उठा के बता सकते हैं कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। इससे ये होता है कि दो स्टूडेंट में अगर कंपटीशन का भी एक तरह से एटमॉस्फेयर होता है और वो ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ भी बता सकते हैं क्योंकि ऐसे लाइक अ गेम की तरह है ये। फिर आता है आपका दूसरा बहुत ही छोटे क्लास के बच्चों का है, जिसमें हम 1 2 पढ़ाना एक गेम के थ्रू पढ़ा सकते हैं। पहले तो क्लास में वैसे 1 2 पढ़ाते हैं, फिर अगर हमको क्लास में 1 2 पढ़ाने के बाद उनका देखना हो कि वो कितने क्रिएटिव है या फिर उनको कितना लर्न हो रहा है, इसके लिए हम क्लास में एक गेम के थ्रू भी बता सकते हैं। जैसे हम क्लास में कुछ बच्चों को इकट्ठा करेंगे और फिर कहेंगे आप 1 2 नंबर वाइज बताएंगे, अगर जिसके बच्चे पर 5 या 5 का मल्टीपल आया वो वहां पे स्टॉप बोलेगा, जैसे 1 2 3। थैंक यू सर। जैसे 1 2 1 1 to 100 है, इसमें मुझे गेम के थ्रू ये बता सकते हैं जैसे कि एक लड़के ने 1 दूसरा बोलेगा 2 तीसरा 3 चौथा 4 पांचवे पे जो 5 बोला 5 ना बोल के वहां पे स्टॉप बोला जाएगा। अगर वो 5 बोला तो गेम से आउट होगा। इसीलिए होता है कि वो अलर्ट भी होते हैं और उनको नॉलेज भी होता है कि किस नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो बहुत ही छोटे क्लास के बच्चों के लिए। थैंक यू सर। ये केवल एक प्रतिभागी था ना, नहीं मेरा था नीलम नीलम गुप्ता।
तो नीलम ने खेल में बताया कि कैसे संख्या ज्ञान कराया जा सकता है, विभिन्न गणितीय संक्रियाओं को कैसे खेल के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है, और साथ ही साथ बातों का असेसमेंट करने में खेल में कैसे बातों का असेसमेंट किया जाए, तो उसे भी उन्होंने बताया, बहुत अच्छा बताया। और अब अगली प्रतिभागी है प्रिया गुप्ता। Good afternoon, all the psychic teachers and all the psychic guests and all of you guys. Myself Priya Gupta from Gadara Batan, Himachal. I am a trainer of DLED first semester from Rajasthan Tarachand Mahavidyalaya. Today I am presenting here innovation. सबसे पहले तो हम जानेंगे इनोवेशन होता क्या है। ये जो नव विचार है तो उसे हम ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नव प्लस आचार, नवाचार, नव प्लस आचार। तो नव का मतलब होता है नया, फिर आचार का मतलब होता है परिवर्तन लाना। अगर हम किसी भी कार्य को से अपने आइडिया के में परिवर्तन लाते हैं, वही होता है नवा विचार। तो इसमें यहाँ पे जैसे दिया हुआ किसी भी कार्य को हर कोई मतलब कर चुका होता है, अगर उसे हम अपने आइडिया से करते हैं वो आपका नया विचार होगा। जिसमें यहाँ पे बहुत से गेम्स दिए हुए हैं, यहाँ पे अगर आपका बीट है फिर इसमें वोवेल्स, कॉन्सोनेंट और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर ये सब दिया हुआ। अगर बच्चों से ये पूछे कि इसमें ए कहाँ लिखा हुआ है तो बच्चा इसमें सर्च करके दिखाएगा कि ए कहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका उससे जो माइंड का कंडीशन है वो और भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, ज्यादा वो विकास करेगा। अगर हम उसे ए फॉर एप्पल कैपिटल लेटर में बताते हैं तो अपनी कैपिटल लेटर की है, फिर हम स्मॉल लेटर में कैसे बता सकते हैं, उसकी सर्टिफिकेट में दी हुई है जिससे बच्चा आसानी से सीख सकता है कि ए फॉर एप्पल होता है। और उसमें तरह से कई जगह है जिससे वो अगर हम ऐसा करते हैं कंपटीशन के थ्रू भी ऐसा कर सकते हैं। अगर हम बच्चों को बुलाए उसे दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम उससे इसमें सी कहाँ लिखा हुआ है तो पहला बच्चा इधर से बोलेगा इधर लिखा हुआ है, अगर वो सारे का सही आंसर देता है तो वो विनर होगा। ऐसे बच्चे में जो मतलब वो बार बार जब वो सर्च करेगा तो उसका जो माइंड है वो और ज्यादा डेवलप करेगा। ये हम सबको पता है चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, जो प्रकृति का नियम होता है, बदलाव की प्रकृति का नियम होता है, तो हमें समय समय पर बदलाव करते रहना चाहिए। जैसे अगर हम क्लास का मतलब वो डेकोरेशन वगैरह हम चेंज कर देते हैं तो मतलब कि चार्ट बहुत सारा लगा हुआ है इसको काफी इधर उधर कर देते हैं जिससे उसमें अट्रैक्शन और भी ज्यादा आती है, बच्चे उससे और भी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इसलिए यहाँ पे नंबर सिस्टम दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर एक साइड में है, दूसरी साइड में डिसेंडिंग ऑर्डर है, अवरोही और आरोही क्रम, जिसमें हम बच्चे से आसानी से पूछ सकते हैं कि इसमें तुम कितने टिक बनाओ, मतलब कितने टिक बना के दिखाएगा। अगर हम उसे पूछते हैं 75 की रहे या फिर जो भी, तो वो अपने माइंड से उसकी इधर उधर करेगा जब तो उसका माइंड डेवलप होगा तो वो इसके लिए बहुत कुछ सीख सकता है। फिर नेक्स्ट है मेरा ये यहाँ पे एक लड़की है, इसके हाथ में बलून दिया, बलून लगता है मतलब बच्चों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। बलून इसमें कई कलर्स है, इसमें हम बच्चों को कलर का भी जानकारी ला सकते हैं, इसमें कितने कलर्स है उसको देख के बच्चा बताएगा बलून कितने हैं, इसमें 7 बलून है, यहाँ पे कौन सा ये तो लड़की खड़ी है। अगर हम पूछे लड़की उसका सर क्यों नहीं दिख रहा, उसका आँख कहाँ है, वो बोलेगा नहीं पीछे से है, फिर उसके पास में कितने बलून को वो काउंट करेगा, उसमें इसमें 7 डेज में लिखा हुआ है, वो संडे मंडे से उसके वो भी पढ़ा सकते हैं। और नव विचार में ये है मेरा मतलब अगर हम बच्चों को टूर पे ले जाते हैं तो वो तरह तरह के क्वेश्चन करेगा, ये क्या है, ये कैसे है, क्यों है, उसमें जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्तियां होती है वो बहुत तेज होती है। तो जब वो प्रश्न पूछेगा तो और भी ज्यादा उसका माइंड डेवलप करेगा, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति वो तेज हो जाएगी। और फिर हमें ज्यादा मतलब समय समय पर जागरूक करना चाहिए बच्चों को।
अगले प्रतिभागी के रूप में मधु कश्यप, जो राजेंद्र प्रसाद ताराचंद महाविद्यालय से हैं, और प्रिया गुप्ता ने बताया कि कैसे क्षमता ज्ञान या और भी चीजें उसको आकर्षक तरीके के साथ कैसे और आकर्षक बनाया जाए, जिससे कि बालक उस चार्ट के प्रति आकर्षित हो। उसने बताई गई चीजें Good afternoon. First of all, thank you so much for giving me a golden opportunity. Introduce myself. I am Madhu Kashyap from Motihari. I got my qualification DLED first semester from Rajeंद्र ताराचंद महाविद्यालय। हम बच्चों को वर्ड ऑफ वर्ड मतलब उनको अंगों के नाम बता करके हम ये बता सकते हैं कि इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। जैसे कि पहला आँख से हम बता सकते हैं, आँख हम देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को देखने का काम हम आँख से करते हैं। दूसरा हमारा नोज मतलब नाक, इससे हम सूंघने का काम करते हैं। इससे हम बच्चों को बता सकते हैं कि इससे हम किसी चीज की स्मेल मतलब सूंघ के बता सकते हैं। तीसरा हमारा ईयर मतलब कान, जिससे हम सुनने का काम करते हैं। जैसे कि हम किसी चीज को सुनते हैं, जैसे कि हम आँख से हम देखने का काम करते हैं, कान से सुनने का काम करते हैं। जैसे कि घंटी बजे तो हम कैसे सुनते हैं, इससे हम बता सकते हैं, हम कान से सुन सकते हैं। चौथा हमारा जीभ, जिससे हम स्वाद ले सकते हैं, मतलब यह खट्टा है या मीठा है, जिससे हम जीभ का प्रयोग करते हैं। और पांचवा हमारा त्वचा, जिससे हम टच करके बता सकते हैं, महसूस किया जा सकता है कि हम उसको बता सकते हैं कि गर्म है या ठंडा है। इस प्रकार हम बच्चों को बॉडी पार्ट्स के जो उनको ज्ञान इंद्रियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इससे और 5 अंगों के नाम भी बता सकते हैं कि यह हमारा आँख है, यह हमारा नाक है, यह हमारा कान है, यह हमारा जीभ है, यह हमारी त्वचा है। थैंक यू। थैंक यू। बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है कि बच्चों को इसके शरीर के विभिन्न पार्ट्स से परिचित कराया जाए और साथ ही साथ उन पार्ट्स के कार्यों के भी बच्चों को परिचित कराया जाए। अब अगले प्रतिभागी के रूप में मैं नेहा और अभिषेक प्रताप सिंह, जो डायट से हैं, इन लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा। नेहा और अभिषेक प्रताप सिंह। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराष्ट्र में उपस्थित राज्य महोदय, प्रवक्तागण एवं निर्णायक मंडल के सदस्य और यहाँ पे आए हुए प्रशिक्षुगण, आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैंने जो TLM बनाया है वो हिंदी वर्णमाला से, और इसका बनाने के पीछे एक कारण है। जैसे घटना हुई, हमारे घर के बगल में एक लड़का था, वो इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ता था। तो वहाँ पढ़ने जाता था, तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट थे वो इंग्लिश में पढ़ाए जाते थे। तो जो उसके गार्जियन थे, उससे एक बार पहाड़ा पूछी, उसने 2 × 2 करके बता दिया। उसके बाद क्या किए, वो उसमें क्या पीट दिए, कहे तुम क्या बता रहे हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुमने क्या पढ़ा है, तुमको 2 का पहाड़ा नहीं। तो हमने सोचा कि इसका मतलब कि जो इसमें की जो शिक्षा है वो तो इंग्लिश पर ज्यादा फोकस दिया है, और जो हिंदी है उससे हम दूर जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक TLM तैयार किया है, हिंदी वर्णमाला। तो इसके लिए हम जाएंगे कक्षाओं में, तो कक्षाओं में जाने से देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, डरते हैं। तो जब डरते हैं तो हम पहले क्या करेंगे, उनसे बात करेंगे।
और उनको ये भरोसा दिलाएंगे कि मतलब हमसे आप डरिए मत, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और उसके बाद हम उसके लिए एक टीम बनाया जो एक मछली के रूप में है, और उसमें हम हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों को अंकित किया है। तो बच्चों को दिखाएंगे कि देखिए मछली है, और मछली के माध्यम से हम हिंदी के वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अ से लेकर ज्ञ तक है। बच्चे पहले देखेंगे, हम उनको समझाएंगे, पहले अपने आप उच्चारण करेंगे, बच्चे देखेंगे, फिर वो उच्चारण करेंगे। फिर इस वक्त क्या होगा, अगर मान लीजिए इसको हम रिपीट नहीं करवाते हैं तो बच्चे उसको भूल जाएंगे। तो उसके लिए हम कुछ कागज के टुकड़े पर वर्ड लिखते हैं, बच्चों को इसको दे देंगे, और हम जैसे यहाँ पे और लिखा है, आप एक अवधि करेंगे और कहेंगे इसमें से आप निकालिए कि और जो वर्ड है वो कहाँ है। तो बच्चे इसमें से खोज कर निकालेंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि इस प्रक्रिया को हम कई बार करेंगे तो वह समझ जाएंगे कि कौन सा वर्ड को कैसे हम लिखते हैं। बाद में क्या होगी, जब वर्डों का ज्ञान उनको हो जाएगा तो हम उसका जो वर्णमाला का विभाजन करेंगे, उनको बताएंगे कि जो वर्णमाला होता है वो दो भागों में बटा होता है, स्वर और व्यंजन। और उसके बाद स्वर की बच्चों को बताने के लिए हम जो स्वर है हम उसमें लिख दिए हैं, बच्चों को दिखाएंगे कि ये जो 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला के, वो बच्चे देखेंगे। और उसके बाद जो कागज के टुकड़े हैं बच्चों के बीच में हम दे देंगे। तो बच्चों से बोलेंगे कि जो स्वर है उसी में स्वर और व्यंजन दोनों हैं, कहेंगे कि इस वर्णों में से आप स्वरों को छांट के निकाल दीजिए। तो क्या करेंगे, बच्चे इसको निकालने का प्रयास करेंगे, इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएंगे, उनके संज्ञान में बात हो जाएगी कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें 11 स्वर होते हैं और कौन कौन से। और उसके बाद एक और थियरम है, जो कागज का टुकड़े का जो मैंने बनाया है, इससे पहले हम बचपन में खेल खेलते थे, राजा मंत्री और चोर सिपाही, उसी के आधार पे है। जैसे कि अगर बच्चे इसको अपने खुद करेंगे और कहेंगे कि अपने आपस में बात करेंगे, कहेंगे कि वर्ड तुम निकालो, जब वो बार बार इस प्रक्रिया को करेंगे तो आपस में इस प्रक्रिया को करके सीख सकते हैं कि कौन सा वर्ड कैसे लिखा जाता है। और अगला जो टीएलएम है वो विलोम शब्द से, जैसे हमने ऊपर शब्द लिखा और जब उसको हम प्रिंट करेंगे तो नीचे इसका विलोम शब्द है, जिसके माध्यम से बच्चे जैसे उसको देखेंगे तो सोचेंगे कि उसके अंदर आखिर क्या चीज है। तो जब ऊपर का शब्द पढ़ेंगे और जब नीचे प्रिंट करेंगे तो सब विलोम शब्द मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन? उनका हो जाए तो उसके बाद जैसे सर इस तरह की मछली में भी स्केल बड़ी बनाई जा सकती है, दूर से भी बच्चे से समझ सकते हैं। और ऐसा हो उसमें निकालने और लगाने की प्रक्रिया को छोटे बच्चे गतिविधि भी करते हैं, इन्हें समझे जोड़ तोड़ सके इस तरह। जैसे सर छोटा बनाने का कार्य दिया था, मुझे लाने में दिक्कत इसीलिए हम सुधार दिया। उसमें सबसे मेरा है, जैसे बचपन में हम खेलते थे तो कागज के टुकड़े पे लिखते थे राजा मुझे चुप, बच्चे इसमें से निकालते उसी तरह इस नंबर को क्लिक करेंगे, ये वाला इसको कुछ निकालेंगे। जब इस प्रक्रिया को बार बार करेंगे तो इस वर्ड के बारे में जानकारी हो जाएगी, इस वर्ड को कैसे लिखते हैं। Good afternoon, all of you. जिला शिक्षा संस्थान महाराजगंज आइडिया मंडल के में उपस्थित प्रचारक जी, प्रवक्तागण, निर्णायक मंडल एवं प्यारे भाइयों, आप लोगों के सामने मैं नेहा पासवान इस प्रतियोगिता में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोगों के सामने मैं एक छोटा सा मॉडल चार्ट तैयार की हूँ, जिसके माध्यम से मैं संज्ञा के बारे में बताऊंगी। संज्ञा क्या होता है? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के भाव का बोध उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे
प्राणियों के नाम श्याम, हरी, सुरेश। वस्तुओं के नाम मेज, कलम, किताब। स्थानों के नाम भारत, बनारस, दिल्ली। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में 2 आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में 2 आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अभिषेक प्रताप सिंह अपने भाषा में रख दिया जो भी गेम में बताया कि हमारे मंत्री सिपाही और खेल है, तो खेल सब लोग लगभग बच्चों में खेले हैं और मजा भी आता है खेलने में। ठीक है, तो बच्चों को वाकई कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से उनको कुछ बताने का प्रयास किया जाए जिनको मजा आए। और साथ ही नेहा आपने जो बनाया था चार्ट, कुछ अमूर्त चीजें उससे ज्यादा हो गई थी, वो व्यक्ति वस्तु और स्थान का नाम की जगह उनका यानी चित्र यूज की होती ताकि वो और ज्यादा प्रभावशाली। ठीक है, अब अगले करेंगे आगे फिर और राइट से अतुल कुमार, रेणु यादव राइट से हैं। रेणु के बाद मनीष कुमार गुप्ता तैयार रहेंगे प्रस्तुति को प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, तो रेणु और समय का भी आपको विशेष रूप से ध्यान, जिनका कार्यक्रम है बता दीजिए सर, किनका कार्यक्रम है। डायट से और लोग हैं, रिद्धि तिवारी, नीता वर्मा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज में आयोजित आइडिया फंड प्रतियोगिता 2021 में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, निर्णायक मंडली के गुरुजन, हमारे स्कूल के गुरुजन और यहाँ पे उपस्थित प्रशिक्षुगण, सबको मेरा सादर अभिनंदन। जैसा कि आइडिया फंड प्रतियोगिता में विदित है कि इसमें हमें अपने नवाचार विचार को साझा करना है। इस मौके पर मैं यहाँ पर अपने एक डिविजन मशीन जो मैथमेटिक्स से है, जिसका भाग संक्रिया को जो 2 अंकों के भाग को आसानी से बच्चे कैसे कर सकते हैं, उसे इसमें हम अभी समझाते हैं। जिसमें ये पहला हमारा क्वेश्चन और ये दूसरा बॉक्स हमारा है जो क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन होंगे, और तीसरा बॉक्स है हमारा जिसमें ये आपका रिमाइंडर अगर बचेगा उसके लिए, और ये सारे हमारे जो है वो सारे क्वेश्चन के लिए है, और ये हमारा है जो हमारे क्वेश्चन है। पहले हम इसे क्या करेंगे, ये हमारे स्कूल है जो इसमें हम कवर करेंगे। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है 8 डिवाइडेड बाय 4, तो 8 स्टिक्स हम इसमें डालेंगे। 2 3 4 5 6 4 8 8 स्टिक हमने इसमें डाल दिए। अब हमको डिवाइड किससे करनी है, 4 से, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 4 स्टिक निकालेंगे। 4 स्टिक 4 बॉक्स क्वेश्चन में रखेंगे, और फिर 4 स्टिक हम निकालेंगे
2 3 4 4 स्टिक 1 बॉक्स। ये हमारे 2 बॉक्स में आ गए तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो 2 बॉक्स में रखिए तो आंसर होगा हमारा 2। अभी मान लीजिए एक और क्वेश्चन बच्चा अगर पूछ दे कि मान लीजिए 27 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, 27 दिया हुआ है तो ये हमारे पास हम 20 तक बनाए हैं, तो मान लीजिए अगर 20 डिवाइडेड बाय 5 तो इससे ज्यादा भी आप बना सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे इसमें 20 करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे हम 10 कर दिए। अभी 10 स्टिक्स और इसी में डालते हैं। 1 ऐसे हम इसमें पुट अप कर लेंगे। डिवाइडेड बाय 5 है तो हम क्या करेंगे, 5 स्टिक्स निकालेंगे और 1 बॉक्स रखते जाएंगे। 5 1 बॉक्स, फिर 5 स्टिक्स हम निकालेंगे। 4 1 बॉक्स, फिर 5 स्टिक हम निकालेंगे। 1 बॉक्स, तो हमारे कितने बॉक्स हो गए, 4 बॉक्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4। ऐसे हम बच्चों से करवा सकते हैं, इजीली करवा सकते हैं। और बच्चों को सिखाएंगे भी कैसे इसको डालना है, उसे बच्चा डालेगा और इस को डिवाइड करके बता देगा। अगर रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर बॉक्स में उसे डाल सकता है। थैंक यू। थैंक यू नेहा। नेहा देवी, थैंक यू। वाकई गणितीय प्रक्रियाएं जो होती हैं वास्तव में हमारे जो दैनिक जीवन के बालक के दैनिक जीवन के जो भी घटनाओं से गणितीय संपत्तियों को जोड़ा जाए तो बहुत आसानी से उन अवधारणाओं को स्पष्ट किया जा सकता है। और बहुत ही अच्छा तरीका था जो बाइक की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए प्रयास किया गया। इसमें एक तरफ बालक क्रियाशील भी है, करके सीख भी रहा है, और भी चीजें जो वास्तव में देखा है तो गणितीय सभी संपत्तियां काफी मूर्तता लिए हुए होते हैं, काफी अमूर्त होते हैं, तो वो यहाँ पर उन्हें मूर्त रूप में करके दिखाया जा रहा है। तो बहुत अच्छा प्रयास किया गया था। अगले प्रतिभागी हैं मनीष गुप्ता। उसके बाद रिद्धि तिवारी, वो अपने प्रस्तुति के साथ तैयार रहेंगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज में उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन, वंदन, नमन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आइडिया हैंड 2021 में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मैं मनीष कुमार गुप्ता आइडिया हैंड 2021 में अपने पीएलएम के साथ उपस्थित हूँ। मेरा पीएलएम कंप्यूटर बेस्ड है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बच्चों को जागरूक और बताने के लिए बनाया गया है कि कंप्यूटर होता क्या है, इसका वर्क क्या है और इसका यूज करके मतलब हमें फायदा क्या है।
जैसा कि जब हम क्लास में जाएंगे तो बच्चों को हम ये नहीं कहेंगे कि आज हम आपको पढ़ाने आए हैं, हम यह बताएंगे कि हम आपको कुछ दिखाने आए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, कार्टून दिखाएंगे, तो इससे बच्चों का अट्रैक्शन लेवल थोड़ा सा आ जाएगा इस पे, और उनको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमें कुछ पढ़ना है, उनको लगेगा कि हाँ हम आज कुछ सीखने के लिए आए हैं। इसको बनाने के पीछे मेरा मोटिव ये है कि इस डिजिटल दुनिया में अगर हम खुद को कंप्यूटर और इंटरनेट से अगर जुड़े नहीं महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि खुद को उस युग में नहीं महसूस कर रहे हैं कि जो दुनिया में चल रहा है। इस कोरोना के दौर में जो बच्चा कंप्यूटर या मोबाइल चलाना नहीं जानता था, उसका ऑनलाइन स्टडी काफी बाधित हुआ है, जबकि इस समय ऑनलाइन ऑनलाइन स्टडी पर फोकस किया गया है। तो इसी क्रम में हम बच्चों को बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बताएंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बच्चे के मन में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, तो बच्चों को हम यह बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो होते हैं जिन्हें हम लाइट के प्रयोग से, विद्युत के प्रयोग से यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं। तो सिस्टम हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इसके प्रयोग से डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो बच्चे के मन में एक क्वेश्चन और उठेगा कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो डेटा में बताएंगे कि जो भी चीजें हैं हमारे आसपास में, जो भी चीजें हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि राम, मोहन, सोहन, श्याम, ये चीजें हैं, तो उसे हम डेटा एक्सटेंड लेते हैं। तो फिर बच्चा पूछेगा कि इंफॉर्मेशन क्या है, तो फिर हम उसे ये बताएंगे कि जो भी वैल्यूएबल चीजें, जो भी डेटा से प्राप्त हो रही है, तो जो उनका एक मूल मतलब है, उसको हम इंफॉर्मेशन के, जैसे कि एक प्रशिक्षण हमने किया, जैसे कि मान लीजिए कि फिजिक्स का मैंने एक कोई प्रैक्टिकल किया, उसका जो भी डेटा है, तो उसको एक सीक्वेंस में रखना, वो हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। जब स्टार्टिंग में मैंने कलेक्ट किया तो डेटा था, लेकिन जब उसको एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में रखा, तो हमारा इंफॉर्मेशन हो गया, उसका कुछ वैल्यू है। उसके बाद हम उसको बच्चे को बताएंगे कि मॉनिटर क्या होता है। बच्चों इसे देख के बताते हैं मॉनिटर क्या है, तो बच्चा बच्चा इधर उधर करेगा, तो नहीं समझ में आएगा, तो फिर हम बताएंगे कि देखो उसमें कुछ टीवी जैसा दिख रहा है, तो बच्चा कहेगा कि हाँ सर टीवी जैसा कुछ दिख रहा है। उसमें कुछ कार्टून है, तो बोलेगा कि हाँ सर है, तो वही हमारा मॉनिटर होता है। तो फिर बच्चा पूछेगा सर मॉनिटर होता तो है, तुम्हारे घर में भी है, लेकिन इसमें अलग क्या है, तो उसे बताएंगे कि बच्चा इसमें एक सीपीयू लगा है। तो फिर बच्चे के दिमाग में भी आएगा कि अब ये नया चीज क्या आ गया, अभी तक तो केवल डिस्प्ले था, मॉनिटर था, अब वो सीपीयू के बारे में पूछेगा, उसे बताएंगे कि देखिए ये जो सीपीयू होता है, जैसे कि अब हम घर पे जाते हैं, तो अगर मम्मी जाते से पहले मम्मी को ढूंढते हैं, मम्मी कहाँ है, अगर मम्मी नहीं मिलती है तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ खोया खोया सा लगता है। तो फिर उसको हमें बताएंगे कि देखिए एक तरह से समझिए तो मम्मी के जैसा है, इसके बिना सुना सुना तो लगेगा, मतलब एक सिस्टम बेकार है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सभी चीजें जो भी सिस्टम में लगे होते हैं, वो सभी सीपीयू से जुड़े होते हैं। फिर उसको फिर वो पूछेगा कि सर उसके बगल में क्या रखते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसे बताएंगे वो यूपीएस होता है। फिर पूछेगा यूपीएस सर ये तो कुछ नया नया टर्म आ गया, फिर हम उसे बताएंगे उसका मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। अगर लाइट अगर वाईफाई चला जा रहा है और इन्वर्टर की सुविधा नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, जो भी हम काम कर रहे हैं तुरंत खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा लगाया जाता है कि कुछ टाइम के लिए वो हमारा ऑटोमेटिक बंद ना हो, उसको एक बैकअप देने के लिए लगाया जाता है कि आप जो भी चीजें को सेव करके और बंद कर दें। फिर पूछेगा सर एक बड़ा सा लगा है और उसमें एक कुछ कुछ घूमने वाला भी है, तो उसको बताइए कि देखो बच्चा एक कीबोर्ड है और एक माउस है। तो फिर पूछेगा सर कीबोर्ड क्या होता है, तो उसको हम बताएंगे कि कीबोर्ड ये होता है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, उसके थ्रू हम सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज हमें सिस्टम में लिखनी है, सिस्टम को बताना है, तो हम उसी के माध्यम से उसको उसमें लिखेंगे, जिससे कि उसमें न्यूमेरिक की होती है, कैरेक्टर की होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, फंक्शन की होते हैं, स्पेस बटन होता है, ऐसे करके कुछ मुख्यतः 104 की होती है। और फिर पूछेगा कि सर वो बगल में एक चूहे जैसा कुछ है, जैसा कि माउस आप देख रहे होंगे, तो कुछ चूहे का आकार से होता है, उसी को देखते हुए उसका नाम माउस रखा गया है। तो माउस का हिंदी चूहा ही होता है। तो फिर बताएंगे कि उसमें 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉलिंग बार होता है। दैट्स इट फ्रॉम मी, एनी पर्सन। सर ऐसा मैंने जी
ये सब बच्चे इसमें इन्वॉल्व ऐसे हुए तो उनको दिखाएंगे कि इसमें महत्व क्या है। तो पूरी तरह से आपकी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, आपका जो फिल्म होना चाहिए टीचर सेंटर नहीं, चाइल्ड सेंटर। जी जी बच्चे उसमें इन्वॉल्व, आप केवल बच्चे फैसिलिटेटर की तरफ ट्यूटर की तरफ रहें और बच्चे उसमें कुछ करते नजर आए, आपको गाइड करें। तो जैसे कि सर ये मॉडल न्यू प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया कि जो ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं जो गांव में पढ़ने वाले हैं उनको ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वो भी जान पाए कंप्यूटर होता क्या है, एटलीस्ट इतना तो जान जाए कहीं दिखे तो उन्हें ऐसा महसूस हो कि हाँ कुछ है मैंने देखा है। बच्चे आप लोगों ने कितना बात ध्यान दो, इतना 20 बार बच्चे उसे पढ़ जाएंगे, ठीक ये बच्चों के हिसाब से क्या वो चाहते हैं उस हिसाब से समझना चाहिए, ठीक थैंक यू। थैंक यू मनीष। वर्तमान में डिजिटल लिटरेसी बहुत ही जरूरी है और इसे सार्थक बनाने के लिए आपने जो मॉडल बनाया है बच्चों को कंप्यूटर के बारे में अवगत कराया जाए, के विभिन्न जो अवयव है उनसे उनको परिचित कराया जाए, ठीक है। तो आपने अच्छा प्रयास किया। इसके बाद रिद्धि तिवारी जो जिला शिक्षा संस्था महाराजगंज के लिए है। रिद्धि के बाद से श्वेता वर्मा पढ़ा रहेंगी। आदरणीय प्राचार्य महोदय, निर्णायक मंडली के सभी सदस्यों एवं प्रवक्तागण एवं मेरे सभी साथी सदस्यों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ। मेरा जो मॉडल है वो इको फ्रेंडली मॉडल है और 3 स्कोप पे आधारित है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। और ये जो मॉडल है इसका टॉपिक है वाटर साइकिल, जल चक्र। इसके माध्यम से बच्चों को जल चक्र के बारे में बताया जा सकता है, जैसे ये वेपोराइजेशन हो रहा है, इवेपोरेशन, और उसके बाद कंडेंसेशन, संघनन, फिर ग्रेनिंग, उसके बाद फिर से वाटर का रिसाइकलिंग होगा और ये वेपोराइज होगा, फिर कंडेंसेशन होगा और ये ग्रेनिंग होगी। इसके माध्यम से हमको जल चक्र के बारे में समझा सकते हैं और उसके साथ एक पोयम है। किसी प्रक्रिया को याद रखना हो तो व्याख्यात्मक रूप से याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, पोयम के फॉर्म में अगर वो हो तो याद रखना आसान होता है। तो उसी टॉपिक के साथ अगर छोटी सी कविता अगर रख दें तो ज्यादा इफेक्टिव होता है और याद रखने में आसानी होती है। क्या पोएम आपको पता है? कविता मैं हिंदी में लिखना चाह रही थी लेकिन वो हो नहीं पाया, इंग्लिश में अवेलेबल है। Our water is recycled, our water is recycled. The water cycle is what it's called, our water is recycled. The sun dries up the water, the sun dries up the water. Evaporation is what is called, the sun dries up the water. The vapors from a cloud, the vapors from the cloud. Condensation is what is called, the vapor from the cloud. It is start to then or snow, it is start to then or snow. Precipitation is what is called, it is start to then or snow. Our water is recycled, our water is recycled. The water cycle is what is called, the water is recycled. ये जो आपने थ्योरी है कांसेप्ट मतलब हमारे क्लास में पानी है किसी जैसे बॉटल में पानी के करती है अगर विद्यालय में बहुत बड़ा कंटेनर में क्लास है वहां वो आईडिया रखा गया था यहाँ चाहते हैं तो उसका एक डेमोंस्ट्रेशन उसका किया जा सकता है और वो सर ने बताया था उसके एग्जांपल दिया जा सकता है प्रॉपर्टी सूखने का। एग्जांपल नहीं कोशिश करें रिक्वायरमेंट से इसमें कांसेप्ट ये तो चलिए ठीक है आपने बेहतर काम किया करके दिखाने की कोशिश करो आपने
मॉडल बनाया था उस मॉडल सरल मॉडल के माध्यम से ही आपने विज्ञान की महत्वपूर्ण संपत्ति है, ठीक है, वाटर रिसाइकिल को स्पष्ट किया। उसमें बहुत सारे ऐसे संपत्ति आते हैं जो वेपर हो, कंडेंसेशन हो, कंडेंसेशन हो, ठीक है, या और भी बहुत सारी चीजें आपने अपने मॉडल में स्पष्ट करने का प्रयास किया था और बच्चे मॉडल से देख कर सीख सके। अगले प्रतिभागी हैं श्वेता वर्मा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था में आयोजित आइडिया हंट प्रतियोगिता में मेरे डायट के प्राचार्य महोदय, जूरी मेंबर्स और सभी डीएलएड प्रशिक्षु का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं श्वेता वर्मा अपने डीएलएड के साथ यहाँ पे प्रस्तुत हूँ और मेरा टेबल है कि टेबल को कैसे याद करें। मैंने भी खास तौर से प्रॉब्लम फेस किया है कि कैसे टेबल्स को याद कर सकते हैं और मैंने काफी इजीली तरीके में बच्चों को टेबल्स याद करने के मेथड के बारे में बताया है, जो कि कुछ इस तरह से है। 6 बन गया 6 करने 6। अगर हम 4 का टेबल याद कराना चाहते हैं और यहाँ पे जैसे इस साइड में क्यूब का कलर क्या है, स्काई ब्लू है, तो हम क्यूब का कलर स्काई ब्लू ही रखेंगे। तो 4 बन जा यहाँ पे 4। तो ऐसे हम बच्चों को बता सकते हैं कि याद कर सकते हैं। तो यहाँ इस क्यूब के माध्यम से मैंने एक ही लाइन में बताया कि 1 से 6 तक कैसे टेबल हम बच्चों को याद करा सकते हैं। तो ये वहाँ ऐसे ही 4 का 4 2 जा क्या हो जाएगा 8। ऐसे हम क्यूब के माध्यम से बता सकते हैं कि कैसे हम टेबल को इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए किसी बच्चे से क्वेश्चन भी पूछना है कि 6 2 जा क्या होगा, तो ये 6 2 जा क्या होगा 6 और ये हो गया 6 2 12। और हम अगर मान लीजिए बच्चा गलत भी बताता है, अगर वो बता दिए 6 2 8, तो हम कैसे बताएंगे कि आपका गलत है, क्योंकि ये दोनों क्यूब का कलर क्या है, क्यूब के फेस का साइड क्या है, पर्पल है, लेकिन ये वाला क्या है, स्काई ब्लू हो गया। तो हम ये बताएंगे कि जो तीनों फेस है क्यूब का वो सेम होना चाहिए। तो ये हम बताएंगे कि अब ये आपका सही है। तो 6 2 12 होता है। तो इस तरह से हम बच्चों से क्रिएटिव तरीके से पूछ सकते हैं और सिखा सकते हैं कि कैसे हम टेबल को याद कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ सर, इसमें थर्माकोल की वजह से हो पाएगा एडजस्ट। अगर हम वुड का यूज करते हैं हाँ सर, लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तो एडजस्ट नहीं हो पाता, इसीलिए थर्माकोल का यूज। हाँ थैंक यू सर। आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। ओके, गणितीय प्रक्रियाएं जो होती हैं वास्तव में बच्चों के लिए बहुत ही प्रभाव होता है। तो उसे जितना भी मुश्किल बनाया जाए, जिन प्रयासों द्वारा मुश्किल बनाया जाए, वो प्रयास बहुत ही मतलब बच्चे के लिए सार्थक प्रतिफल देगा। तो आपने जो प्रयास किया था टेबल बहुत मुश्किल था। और जहाँ तक
सर की बात है। सर बार बार आप लोगों से जितने भी मॉडल जितने भी प्रोजेक्ट थर्माकोल में बने हुए हैं मना कर रहे हैं, ठीक है। तो वाकई सर आप लोगों को वास्तव में इन्वायरमेंट के प्रति संवेदनशील बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसको आप लोगों को अपने जीवन में जो काम करिए तो उसके विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। इको फ्रेंडली चीजों का प्रयोग करिए। तो मुझे लग रहा है कि आप भविष्य में प्रयास करेंगे जो भी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। अगले प्रतिभागी है अमर यादव। आप परमेश्वर सिंह शिक्षण एवं सेवा संस्थान से हैं। अमर यादव, परमेश्वर सिंह से और कोई है? अमर यादव है? नहीं है? राजकुमार यादव, राजकुमार यादव, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं सभी प्रचार एवं सभी प्रशिक्षुओं को धन्यवाद करता हूँ और कुछ तकनीकी उपलब्ध करने का। राजकुमार यादव, परमेश्वर सिंह। जैसा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत नाटक गाने इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए जैसे हम कुछ एक्सप्रेशन देते हैं, बच्चे बताएंगे कि क्या है। जैसे किसी जानवर का एक्सप्रेशन देते हैं, हाथी का एक्सप्रेशन देते हैं, ऐसे करके तो वो बताएंगे कि ऐसे हम पूछ सकते हैं गाने में कि कौन हूँ मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम है। तो बच्चे ये बता सकते हैं कि तुम वो जानवर, तुम्हारा नाम है हाथी और तुम जंगल से आए हो। तो इसमें बच्चे इंटरेस्ट रखेंगे, उनको टाइम का भी नहीं पता चलेगा और बता भी देंगे। और उनसे फिर उसका इंग्लिश में पूछेंगे तो ये भी बता सकते हैं कि मंकी मतलब बंदर होता है या फिर एलिफेंट मतलब हाथी होता है। वो चीज उनका इंग्लिश भी जाएगा और हिंदी भी, दोनों जानते रहेंगे। और गणित में देखा जाए नंबर जोड़ने के लिए या फिर घटाने के लिए, तो उसमें ये कर सकते हैं कि बच्चों को कागज दे दें, वो अपना नोट्स बना ले 5 का 10 का 15 का, फिर उसमें से 2-3 बच्चों को दुकानदार बना दिया जाए और बच्चों को भेजा जाए सामान लेने के लिए। और सामान लेने पे वो मान लीजिए मांगे 5 रुपए 10 रुपए, वो नोट दे, उससे पता चलेगा कि हाँ इनको पता है कि 5 का नोट है 10 का नोट है, फिर कितना वापिस करना है। उससे उनका जोड़ और घटाना दोनों बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। और अगर किसी बच्चों को अगर पढ़ाना हो तो किसी पार्ट को पढ़ाने से पहले उससे रिलेटेड कुछ वस्तु को बताया जाए। जैसे कि हमें गन्ने को पढ़ाना है तो गन्ने से पहले उससे पूछेंगे कि मीठा क्या होता है, या तो वो बताएंगे मीठा क्या होता है या फिर हम बताएंगे कि मीठा क्या होता है। फिर उनसे पूछेंगे मीठा आता है, बोलेंगे चीनी से वगैरह से कुछ भी बोलेंगे। तो अगला स्टेप उनसे पूछेंगे चीनी कैसे बनता है, वो बताएंगे कि गन्ने से आता है। तो पाठ को पढ़ाने से पहले उसके बारे में कुछ बता दिया जाए ताकि उनको नॉलेज हो जाए उसके बारे में, फिर पढ़ाने में उनको आसान होगा और समझ में भी आएगा। और बच्चों को प्रोत्साहन भी किया जा सकता है। जैसे किसी बच्चे से कुछ पूछा जाए तो बच्चा अगर कुछ थोड़ा सा बताए या फिर बताने की प्रयास करे तो उसे प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि उसका उत्साह बढ़ेगा और वो सोचेगा कि हाँ हमें आ रहा है और रुचि रखेगा पढ़ने में। और बच्चों को टेस्ट कराया जाए, परीक्षा कराया जाए, तो जो बच्चे अच्छा मार्क्स लाते हैं उनको इनाम दिया जाए। पढ़ाई से रिलेटेड जैसे बुक्स हुआ या फिर पेन हुआ, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट रखेंगे। जो पीछे रहेंगे वो बच्चे सोचेंगे कि उसको मिल रहा है हमें नहीं मिल रहा है, तो वो भी मेहनत करेंगे पढ़ने के लिए। तो सभी बच्चे उसमें इंटरेस्ट रखेंगे और रुचि रखेंगे पढ़ने की। और सबसे पहली बात तो ये है कि टीचर को उनसे व्यवहार मित्रतापूर्वक रखना चाहिए, कड़ी शासन नहीं रखना चाहिए, ताकि उस टीचर से उस बच्चे को लगाव रहे और उसकी घंटी बेल पढ़ने में बहुत अच्छा लगे और जो भी पढ़ाएगा ध्यान से पढ़ेगा। और बच्चों को प्रारंभिक ज्ञान देना चाहिए। जैसे प्रेयर के बाद बच्चे बैठे रहते हैं 10-15 मिनट, देश के बारे में या कुछ भी अपना जनरल नॉलेज के बारे में बताया जाए ताकि वो
थोड़ी थोड़ी बातें आगे जानते रहेंगे। अगर अचानक से हम लोग ज्यादा पढ़ाएंगे तो उनके माइंड पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो प्रेयर के बाद 10 मिनट या 15 मिनट अपने देश के बारे में कुछ भी मतलब जनरल नॉलेज के बारे में बताया जाए तो उनका ज्ञान बढ़ता रहेगा। और लास्ट में बच्चों को आने से पहले और जाने के बाद, आने से पहले और जाने से पहले थोड़ा सा ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि उनका ऐसा लगाव रहे कि आने मतलब कि कुछ छूटा है। माहौल बना रहेगा तो सोचे कि फिर पढ़ने जाएंगे या फिर गेम खेलवाएं या फिर कुछ भी करें तो ऐसा लगे कि हाँ कुछ छूटा है, कल फिर चलेंगे पढ़ने के लिए। धन्यवाद। कोई आपकी प्रयास लेना है कंटेंट के हिसाब से आपका जो कंटेंट के हिसाब से कोशिश करिए नवाचार लिखे आप केवल आप बोलते जाएंगे जानते चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन है और एजुकेशन भी ऐसा है मतलब बर्डन है ना कोई शिक्षा तो सर पहला वाला यही था कि बच्चों को सब एक्सप्रेशन के हिसाब से क्योंकि आप बोलते जाएंगे एक्सप्रेशन दिखाएंगे क्या होगा उनका पहला वाला था ना जैसे कि किसी जानवर के एक्सप्रेशन में या फिर किसी दिन तो हाँ सर ये और इसका नॉलेज नहीं था इसमें। बहुत अच्छा प्रयास हम यहाँ तक होगी वही बहुत थैंक यू। हमने जिन बातों को कहा शायद आप उन्हें भौतिक चार्ट के रूप में मॉडल के रूप में आप प्रभावशाली होता हो। अब आगे वैजनाथ गुप्ता जी हैं, आप भागीरथी कृषक महाविद्यालय से हैं और उनके बाद बलवंत नाम के सभी बच्चे लोग आए हैं बलवंत और राम जीवन मिश्रा आप लोग भी तैयार रहेंगे। तो वैजनाथ गुप्ता जी नहीं है तो आए वैजनाथ गुप्ता, बलवंत, राम प्रसाद गुप्ता, कोई और ऐसा तो नहीं है जो तैयार होकर प्रस्तुति के लिए आया हो और उसको हमसे मौका मिला हो। अभी सभी प्रतिभागियों को अवगत कराना है कि निर्णायक मंडल करने के उपरांत थोड़ी देर में ही आप लोगों की प्रतियोगिता का परिणाम भी घोषित कर देगा। तब तक मैं श्री भारती सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो टीम पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है उसका क्या महत्व है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में और आप लोगों ने जितनी भी प्रस्तुतियां दी हैं उन प्रस्तुतियों में आती वो कौन सी बातें थी जिनको ध्यान देकर बेहतर बनाया जा सकता था। आप लोग प्रस्तुति को कुछ प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद सर। निर्णायक मंडल के तरफ से यहाँ इस आइडिया हंट प्रतियोगिता 2021 में पधारे हुए हमारे प्रचारक जूरी मंडल और हमारे प्रवक्तागण साथ ही यहाँ पधारे हुए विभिन्न डीएलएड कॉलेज के प्रशिक्षुओं का मैं हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए ये जो आइडिया प्रतियोगिता था इसका विशेष रूप से थीम यह थी कि अभी जो हम अपने विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं
उस शिक्षण कार्य से जिस प्रकार का इम्प्रूवमेंट बच्चों में होना चाहिए था, जिस प्रकार का लर्निंग एस्पेक्ट निकालना चाहिए था, जिस प्रकार का उनके व्यवहारों में परिवर्तन होना चाहिए था, वो परिवर्तन नहीं हुआ। इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए सीआरटी द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह आयोजन प्रतियोगिता पूरे वर्ष के बाद इस वर्ष भी आयोजित की गई और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि किस प्रकार नवाचार के माध्यम से हम बच्चों के अधिगम स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सके। क्या हम तकनीकी या प्रक्रिया अपनाएं जिसके माध्यम से जिस भी चीज को कंटेंट को बच्चों को हम समझाना चाहते हैं और बेहतर तरीके से परिवेश से अपनी मातृभाषा से समझते हुए सीख सकें। इस आइडिया हंट प्रतियोगिता का जो मुख्य थीम था, जिस पर जजों द्वारा आपका इवैल्यूएशन मूल्यांकन किया जाना था, जिस पर मूल्यांकन किया जाना था, वो था कि जो भी कंटेंट आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या जो भी आपका प्रकरण है, वो प्रकरण बच्चों पर कितना प्रभावशाली है। आप जानते हैं कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो हम उन चीजों या कलमों का प्रयोग करते हैं जो उनके परिवेश से जुड़ा हुआ है। अगर वो टीएलएम उनके परिवेश से नहीं जुड़ा हुआ होगा तो वो उसे आसानी से ग्रहण नहीं कर सकते और इस प्रभावशीलता को बनाने के लिए हमको बच्चों को पढ़ाना पड़ता है कि आखिर में बच्चों की रुचि किसमें है, इसमें बच्चों की रुचि है, उस रुचि के हिसाब से हमको अपने टीएलएम का निर्माण करना पड़ता है। तो आपका टीएलएम तभी प्रभावी होगा जब आपका टीएलएम उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से, जिस प्रकार का इन्वायरमेंट उनका है, जैसे अगर मान लीजिए ग्रामीण प्रदेश के बच्चे हैं तो आपका टीएलएम जो रिलेटेड होना चाहिए वो ग्रामीण परिवेशी स्तर से रिलेटेड होना चाहिए। यह भी नहीं कि वो टीएलएम जो है अर्बन एरिया से रिलेटेड हो, शहरी क्षेत्र से रिलेटेड हो, तो बच्चा वो नहीं जानेगा तो आपको समझाने में कठिनाइयां होंगी। दूसरी बात, जो भी आप टीएलएम का निर्माण करें वो टीएलएम ऐसा हो कि बच्चों में सृजनात्मकता उत्पन्न करे। सृजनात्मकता उत्पन्न करने का मतलब यह हुआ कि बच्चों में एक ललक पैदा हो जाए, उसको देखने के बाद वो सोचे कि मैं भी ऐसा करके देखूं। तो क्या होगा कि बच्चे जब ये ललक पैदा होगी तो यहाँ सीखने के बाद जब वो घर पर जाएगा तो वैसा करके सीखने की कोशिश करेगा। होता है कि नहीं? ऐसा अक्सर होता है ऐसा कि आप जो भी यहाँ चीजें, क्योंकि क्लास में उसको मौका कब मिलेगा, अब वो चाहता है कि मैं स्वतंत्र वो चीजों को कर सकूं। तो इसलिए बच्चा जब घर पर जाएगा और वो टीएलएम जो भी आप कंटेंट उसको उपलब्ध कराए रहेंगे, जो उसके ऊपर प्रभावशाली रहेगा, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित रूप से वो घर पर इंगेज होगा और उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेगा। हो सके तो उसमें कुछ अन्य आइडिया भी डेवलप हो जाए, अन्य विचार भी हो जाए, और जब अन्य विचार उसमें डेवलप होंगे उससे करके सीखेगा। जब अन्य विचार आएंगे तो निश्चित रूप से वो अगले दिन आएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसको, ये ऐसा कैसे हो गया। जब वो करके देखेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट अगले दिन निश्चित रूप से आएगा, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर बताइए कि मैं ऐसा किया हूं तो ऐसा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। तो समस्या उत्पन्न होगी और उस समस्या का आंसर अगर आपको नहीं पता है तो निश्चित रूप से आप कहीं से समस्या का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे और बच्चे की जिज्ञासा को शांत करेंगे। तो जिस थीम पर यह आधारित ये था, उसमें सभी लोगों ने अपना बेहतर प्रयास किया, सभी लोगों ने दिखाने की कोशिश की कि हमारा जो कंटेंट था वो बेहतर है, क्योंकि कोई भी ये नहीं सोचता है कि मैं जो बना के ले जा रहा हूँ खराब है। सब लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं।
सबने अपना बेस्ट दिया, लेकिन उसमें अन्य लोगों का, कुछ लोगों का उससे भी बेस्ट रहा, जिसे उनकी यहाँ सराहना की गई। लेकिन सभी लोग सराहनीय योग्य और शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से आप सभी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले प्रशिक्षुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करता हूँ कि आप यहाँ आए और अपने विचार नवाचार यहाँ प्रदर्शित किया। प्रदर्शित करना ही एक बहुत बड़ी बात है, इस मंच तक आना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए आपके इस जो जज्बा है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। ये आइडिया हंट प्रतियोगिता 2021 में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागी जिनका नाम पंजीकरण में था या बाद में जो है सभी अपना प्रेजेंटेशन कर चुके हैं और अब इस समय अवसर है कि उसमें से चयन करना। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ 4 नाम जो है चयन किए जाएंगे, जो संभवतः 2 नाम भेजा है, 4 नाम राज्य स्तर के लिए यहाँ चयन किए जाएंगे। 4 जो नाम होंगे उनका नाम सीधा राज्य स्तर के लिए स्टेट लेवल के लिए चयन होगा आइडिया हंट प्रतियोगिता के लिए। अगर आपका स्टेट लेवल पे चयन हो जाता है, स्टेट लेवल से 10 ऐसे प्रतिभागी होंगे जो पूरे जनपद से, पूरे प्रदेश से होंगे, उसमें से 10 का चयन हो जाता है राज्य स्तर पे, तो आपको राज्य स्तर से घोषित किया जाएगा। यहाँ प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों की सूची निर्णायक मंडल द्वारा तैयार की जा रही है और उम्मीद है कि अभी 2-4 मिनट में तैयार हो जाएगा। डिसाइड कर लेंगे कि आपका क्रम क्या रहा है। प्रतियोगिता में आकलन अपना 3 बिंदु या 4 बिंदु पे किया गया है। इस क्रम में मैं सुदर्शन से चाहूंगा कि आए और 2 शब्द आइडिया हंट के बारे में। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे जितने भी प्रशिक्षु आए थे और अपना प्रेजेंटेशन दिए, तो सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता कि यहाँ पर आकर के अपने विचारों को यहाँ पे रखे, जो भी उनके माइंड में क्रिएटिविटी थी, जो भी मतलब हम कैसे अपने बातों को रखें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में क्या इसे अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन यह बहुत ही सोचने की बात है कि टेक्नोलॉजी को हमने बनाया है, टेक्नोलॉजी ने हमको बनाया है। हमारा ये पर्सनल विचार ये है कि टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने बनाया है, न कि टेक्नोलॉजी ने हमको बनाया। जब भी हम कभी भी शिक्षा प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी का इंटरफेरेंस हमारा जो पर्सनल ये ओपिनियन है, हो सकता है कि सबका विचार अपना अलग अलग हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी का हम उतना ही प्रयोग करें जिससे ये लगे कि हमारी जो शिक्षक की जो एक्चुअल में भूमिका है वो गौण ना हो जाए कहीं से। शिक्षक की भूमिका हमेशा से प्राथमिकता रही है, चाहे वो प्राचीन काल हो चाहे अभी तक। लेकिन कोरोना काल में धीरे धीरे आपको लगा है कि कहीं ना कहीं शिक्षक की जो भूमिका है उसको टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश कर रही है। तो टेक्नोलॉजी और इन दोनों का मिश्रण होना चाहिए। जो हमारी पुरानी पद्धति है और जो वर्तमान एक पद्धति का प्रचलन हो गया टेक्नोलॉजी का, इन दोनों का बखूबी हम अगर मिश्रण करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतर रास्ता निकल के आएगा और हम अपने शिक्षण प्रक्रिया को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बना सकेंगे। छोटे बच्चों के ऊपर हम लोग ज्यादातर हम लोग का फोकस रहता है, इसलिए कि ये जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो भी समस्त प्रदेश या पूरे देश में जो रन कर रहे हैं, तो ये कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए ज्यादातर केंद्रित होता है। तो निश्चित रूप से अगर बच्चों के सामने जो चीजें विजुअलाइज होती हैं, जो चीजें वो करके देखते हैं, तो उनके दिमाग में वो चीजें ज्यादा अस्थायी होती हैं। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, अगर हमारे ही सामने जैसे आप देखते हैं कि कोई भी चीज हमको अच्छी लगती है, जैसे मोबाइल में ही है, अगर हम कोई मूवी देखते हैं,
अगर वो मूवी हमको अच्छी लग जाती है तो 3 घंटे तक हम जो है हमारा माइंड इधर से उधर कहीं नहीं जाता, कितने घंटे की वो मूवी होती है। मतलब हम टोटली वहां पे हम कंसंट्रेट होते हैं। क्यों कंसंट्रेशन हमको आया? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उसको देखने में, उसको समझने में, हमारे सामने वो सब चीजें विजुअलाइज हो रही हैं। तो इसी तरीके का हम कंटेंट अगर अपने क्लासेस में अपने बच्चों के सामने कुछ उनके इंटरेस्ट के लिए अगर क्रिएट करेंगे तो नो डाउट कि वो बहुत ही प्रभावशाली होगा और बच्चा बहुत ही अच्छे से उसको देखेगा, समझेगा। और इसी के साथ मैं अपने बातों को यहाँ पे समाप्त करता हूं।